हेलो दोस्तों, आज मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहां मिलिट्री गैंग को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप वेक्ना को हराने के बेहद करीब पहुंच चुका है। मरी, काली, लेवन और हॉपर ट्रक छोड़कर लैब की ओर बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अकेले नहीं थे। मिलिट्री का एक अलग गुट लेवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के की गॉड कॉम्प्लेक्स वाली सोच को देखते हुए उन्हें लगता है कि वो सिर्फ उनके रास्ते की रुकावट बनेगी, इसीलिए वो तय करते हैं कि अब वो बिना किसी के मदद के अकेले ही आगे बढ़ेंगे। लेवन की टीम अपसाइड डाउन की लैब तक पहुंच जाती है, जहां हॉपर लेवन को टैंक में जाने के लिए तैयार करता है। हॉपर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उस पर भरोसा करने का वादा करता है, क्योंकि ये काम लेवन के लिए कोई पहली बार नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ग्रुप में मिस्टर क्लार्क एक नए सदस्य थे और वो असली दुनिया में एरिका के साथ मिलकर बाहर की निगरानी की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती जब उन्हें डॉक्टर के और उनके सोल्जर्स नजर आ जाते हैं, जो उनके तरफ बढ़ रहे थे। मैक्स और विकी को छोड़कर बाकी ग्रुप के सभी सदस्य अपसाइड डाउन के रेडियो टावर की ओर बढ़ते हैं। टीम टावर तक पहुंचती है और उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऊपर चढ़ते समय माइक और विल के उस बड़े स्पीच के बारे में बात करते हैं, जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक गे है। माइक अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है कि वो अपने आप में इतना उलझा रहा कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। असली दुनिया में वापस मैक्स खुद को एक विजन के अंदर चलते हुए पाती है। पता चलता है कि ये सब लेवन और काली का किया हुआ है और तीनों मिलकर वेक्ना के दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। यहीं से कहानी हमें हेनरी क्रिल की यादों में ले जाती है, वही यादें जिसमें हॉपर और जॉयस भी उसी क्लास के स्टूडेंट्स के तौर पर शामिल थे जहां क्रिल पढ़ता था। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने कभी ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। वहीं असली दुनिया में मिलिट्री रेडियो टावर के और करीब पहुंच जाती है, जिससे विकी को मैक्स को उसकी व्हीलचेयर समेत एक जगह में छुपाना पड़ता है। हालात बेहद नाजुक होते जा रहे थे, क्योंकि काली दुनिया तेजी से अपसाइड डाउन के रेडियो टावर से टकराने वाला था। जैसे जैसे रेडियो टावर तबाह होने लगता है, मैक्स, लेवन और काली वेक्ना के माइंड पैलेस तक पहुंच जाते हैं। 11 तुरंत वेक्ना को दूर फेंक देती है, जबकि दूसरी तरफ स्टीव रेडियो टावर से गिरते गिरते बचता है। लेकिन तभी जॉनथन उसे खींचकर वापस ऊपर ले आता है। काली दुनिया के रुक जाने के बाद नैन्सी व्हीलर और बाकी लोग पोर्टल से होते हुए अंदर चढ़ते हैं। उनका मकसद वेक्ना को रोकना था। जैसा कि हम जानते हैं, वो यहीं किसी एक गुफा के अंदर बच्चों के साथ छुपा हुआ था। अच्छी बात ये थी कि उसकी मौजूदगी छुपी नहीं रहती, क्योंकि उसकी विशाल बेले इस दुनिया तक फैले हुए साफ दिखाई देते हैं। वहीं हेनरी के ड्रीम हाउस में जब हेनरी वापस अपने घर के अंदर पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि बच्चे गायब हैं। मैक्स काली की ताकतों से बच्चों को एक तरफ छुपा देती है, जबकि लेवन पीछे रुककर हेनरी को उकसाने लगती है। उनका मकसद ये था कि बच्चों को ये साबित करके दिखाया जाए कि असली मॉन्स्टर हेनरी है, ताकि उन बच्चों पर किया गया जादू तोड़ा जा सके। आखिरकार वेक्ना का हाथ देखते ही बच्चे वहां से भाग निकलते हैं और गुफा तक पहुंच जाते हैं, जबकि काली और लेवन हेनरी से लड़ने के लिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हेनरी काली से बच के हॉपर के दिमाग में घुस जाता है। वो हॉपर को उसकी मरी हुई बेटी की याद फिर से दिखाता है, और साथ ही वो बातचीत भी जिसमें लेवन के खुद को बलिदान देने की बात कही गई थी। दुर्भाग्य से हॉपर ये सोचकर टैंक को तोड़ देता है कि उसने लेवन को गोली मार दी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके चलते लेवन और काली हेनरी के दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मैक्स भी वापस अपनी व्हीलचेयर पर आ जाती है, और ठीक उसी समय डॉक्टर के और उसके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ग्रुप अपना सारा सामान वहीं छोड़कर चले गए थे। इसीलिए मिलिट्री को भी उनके मिशन के बारे में जल्दी पता चल जाता है। अपसाइड डाउन की लैब में वापस हॉपर लेवन से उसकी योजना को लेकर सामना करता है। काली हॉपर
पर बंदूक तान देती है, लेकिन 11 को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय तीनों वहीं रुककर हॉपर का लंबा और भावुक भाषण सुनते हैं, जिसमें वो 11 को हॉकिंस से दूर एक सही और बेहतर जिंदगी देने की बात करता है, उस जिंदगी से दूर जहां उसने इतना दर्द और अत्याचार सहा था। दूसरी तरफ ड्रीमलैंड में हेनरी अपने डर का सामना करता है और आखिरकार गुफा के अंदर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, विल और बाकी लोग काली दुनिया में हेनरी की लोकेशन के और करीब पहुंच चुके थे। इसका मतलब था कि विल वेक्ना को कंट्रोल कर सकता था और वो बच्चों को भागने के लिए समय दिलाने के लिए ठीक यही करने वाला था। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन की लैब में मिलिट्री हॉपर और उसके साथियों को घेर लेती है। मरी हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो जाता है और 11 को आगे बढ़कर सैनिकों को रोकने का मौका मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से काली को गोली लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वापस वेक्ना की यादों में हॉली गुफा में पीछे रुक जाती है ताकि हेनरी पर हमला कर सके, जबकि बाकी लोग वहां से निकल भागते हैं। लेकिन तभी वो मिस्ट्री बॉक्स के खुलने से भटक जाता है और इस बार हमें सूटकेस के अंदर क्या है ये भी दिखाया जाता है। उस सूटकेस के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था जो माइंड फ्लेयर से जुड़ा हुआ था। माइंड फ्लेयर छोटे हेनरी से संपर्क करता है और उसे मुझे ढूंढो कहता है। यहीं से हेनरी की शक्तियों की असली शुरुआत हुई थी। वो जन्म से ऐसा नहीं था, बल्कि शुरू से ही माइंड फ्लेयर ने उसे अपने काबू में लेकर इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि माइंड फ्लेयर नहीं चाहता था कि वो गुफा में आए। वो नहीं चाहता था कि उसे ये याद आए कि वो भी विल की तरह एक बच्चा था, एक ऐसी शक्तिशाली अस्तित्व के लिए सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि विल हेनरी के दिमाग को पढ़ सकता था। उसके सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि हेनरी के साथ क्या हुआ था। विल हेनरी को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि हेनरी बुरा नहीं था, पर हेनरी माइंड फ्लेयर को ही चुनता है। 11 अपनी नई जंपिंग क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि वो काली दुनिया में पहुंचकर बाकी लोगों की मदद कर सके। वो ठीक समय पर वहां पहुंच जाती है क्योंकि तभी माइंड फ्लेयर अपनी पूरी डरावनी शक्ल में सामने आ जाता है। वो एक बड़ा मॉन्स्टर था। ऐसा लगता है कि माइंड फ्लेयर और हेनरी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे दोनों एक ही अस्तित्व हो। और जो गुफा हमें पहले दिखाई गई थी वो असल में इसी मॉन्स्टर के दिल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। इसके बाद 11 और वेक्ना के बीच हाइव माइंड के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है, जबकि बाकी ग्रुप मिलकर माइंड फ्लेयर को खत्म करने की कोशिश करता है। उनका प्लान था कि वो हर तरफ से उसे चोट पहुंचाएंगे। नैन्सी उस पर गोली चलाकर खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे ही नैन्सी मरने के कगार पर पहुंचती है, तभी जॉनेथन फ्लेम थ्रोवर लेकर सामने आ जाता है। फ्लेम थ्रोवर से उसे काफी नुकसान होता है और वो कमजोर पड़ने लगता है। इसी बीच ग्रुप चारों तरफ से उसे घेर कर लगातार हमला करती रहती है। इस दौरान बाहर विल एक कड़ी बनकर माइंड फ्लेयर के प्रभाव को रोकने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वेक्ना 11 को चोट पहुंचाए वो उसे रोक देता है। आखिरकार ग्रुप कामयाब हो जाता है और माइंड फ्लेयर और वेक्ना को हरा देता है। नैन्सी हॉली को बाहर निकाल लेती है, जबकि बाकी लोग बाकी बच्चों को आजाद कराते हैं। माइंड फ्लेयर के हारते ही बुरी तरह घायल वेक्ना आखिरी सांस लेता है और जॉयस निर्णायक वार करते हुए उसका सिर काट देती है। सभी लोग वापस अपसाइड डाउन में पहुंचते हैं और गेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलते हैं, वहाँ डॉक्टर के और उसके लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बस एक बात अलग होती है, 11 वहाँ नहीं थी। वो अभी भी अपसाइड डाउन के अंदर ही थी, काली की योजना को पूरा करने के इरादे से। माइक के साथ अलविदा कहने और उसके साथ बिताए पलों की एक मेमोरी के बाद ग्रुप के आंखों के सामने एग्जॉटिक मैटर के नष्ट होने के वजह से एक ऐसी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो पूरे अपसाइड डाउन को मिटा देती है और सबकी आंखों के सामने 11 नष्ट हो जाती है और गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद कहानी 18 महीने बाद बढ़ जाती है। रॉबिन अब भी रेडियो पर सबका एंटरटेनमेंट कर रही थी और वो हॉकिंस में क्या क्या बदल चुका है इसकी लंबी जानकारी देती है। मिलिट्री अब जा चुकी थी, अब ना तो 11 की जरूरत रही और ना ही इस शहर में रहस्यों की। स्टीव अब एक बेसबॉल कोच बन चुका था। वही हॉकिंस हाई में मौजूद हमारा ग्रुप एकजुट हो चुका था और अपने कॉन्वोकेशन के लिए बिल्कुल रेडी था। मैक्स अब व्हीलचेयर पर नहीं थी और पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, जबकि
ज्यादातर लोग आपस में घुल मिल रहे थे। सिर्फ माइक सबसे अलग था। वो साफ तौर पर 11 के साथ जो हुआ उससे टूट चुका था। हॉपर माइक से मिलने पहुंचता है और उसे उसमें अपनी ही झलक दिखाई देती है। आखिरकार वो माइक के साथ सब ठीक कर लेता है और उसे समझाता है कि वो दुख और निराशा में ना डूब जाए। उसे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाहिए और जितना हो सके अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैरन व्हीलर अपने एक नए कैरन हेयर कट के साथ सामने आती है, जबकि टेड पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनके साथ कई और माता पिता भी कॉन्वोकेशन में जुड़ते हैं। वो सब ऐसी जिंदगी में लौट चुके थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैन्सी एक बार फिर अपने सीजन 3 वाले आर्क को दोहराते हुए नजर आती है और उसे हेराल्ड में नौकरी मिल चुकी थी। हालांकि नैन्सी, रॉबिन, जोनाथन और स्टीव अब भी अच्छे दोस्त थे और जो कुछ भी उन्होंने साथ में झेला था उसके बावजूद एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हॉपर और जॉयस डिनर डेट पर जाते हैं और वहीं हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये वो काफी समय से करना चाहता था और अगर आपको याद हो तो बॉब की वजह से जॉयस काफी उलझन में भी थी, लेकिन अब लगता है कि काफी वक्त बीत चुका था और वो दोनों अपनी जिंदगी में अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। बच्चों के साथ D&D कैंपेन के दौरान हमें 11 की तकदीर का भी पता चलता है कि वो असल में अपसाइड डाउन में मरी नहीं थी। वो सिर्फ काली की एक प्रोजेक्शन थी जिससे मिलिट्री को धोखा दिया जा सके। योजना बिल्कुल कामयाब रही और 11 सफलतापूर्वक बच निकली। किसी को नहीं पता था कि 11 कहाँ गई है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और दुनिया भर में घूम रही है। कम से कम माइक की थ्योरी के मुताबिक इस बारे में कहानी काफी अस्पष्ट और खुला छोड़ दिया गया है। 11 की तकदीर अनिश्चित होने के साथ ग्रुप बेसमेंट छोड़ देता है। जब माइक निकलता है, हॉली और उसके दोस्त उन सब की जगह ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का अंत होता है। एक ऐसा अंत जो सिर्फ कहानी खत्म नहीं करता बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। वेक्ना की हार के साथ अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच की दीवार आखिरकार टूट जाती है। हॉकिंस अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इस बार डर नहीं, उम्मीद बची है। एल ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी, खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए। डस्टिन, माइक, लूकस और विल समझ जाते हैं कि बचपन अब पीछे छूट चुका है। जो दोस्ती कभी D&D के खेल से शुरू हुई थी, उसने अब दुनिया बचा ली है। मैक्स अपने कोमा से बाहर आ चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। और एल, उसका अंत नहीं दिखाया जाता, बस एक खुला रास्ता। शायद वो जिंदा है, शायद कहीं दूर एक नई शुरुआत कर रही है। स्ट्रेंजर थिंग हमें ये सिखाता है कि असली ताकत पावर से नहीं बल्कि दोस्ती, बलिदान और प्यार में होती है। हॉकिंस शांत है, लेकिन इस बार ये शांति डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली है। और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग की कहानी हमेशा के लिए एक याद बन जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।